सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का डीएसएसबी पीआरटी सीरीज में हार्दिक स्वागत है। हम अपनी पीआरटी सीरीज में 6 से 7 शिफ्ट के रीजनिंग का पोर्शन और सेम 6 से 7 जो अपनी शिफ्ट है उसमें अब मैथ्स का पोर्शन हम कर चुके हैं। और जो थोड़ा बहुत जीएस के जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में डाल रहा हूँ। तो 1 शॉट 3 क्वेश्चंस को आप देखना ना भूलें, वो इसी का ही पार्ट है, इन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर्स का ही पार्ट है। तो उसमें जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो फिर से रिपीट हो सकते हैं, मैं उन्हीं को स्क्रूटनाइज करके आपके लिए लेके आता हूँ। एक शॉट में ज़्यादा क्वेश्चन ना हो, उसी में एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी कम रहता है और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो आप डेफिनेटली आप जाके शॉर्ट्स के सेक्शन में आप देख सकते हैं 1 शॉट 3 क्वेश्चन, ठीक है। इनके भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो पिछली जो शिफ्ट्स बची हुई हैं जो हमने रीजनिंग मैथ्स कवर किया है, वो भी मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में डालूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम 24 मार्च 2022 की शिफ्ट 1 को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग का पोर्शन करेंगे, ठीक है। आज करेंगे हम रीजनिंग करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे। अब हमें आदत हो चुकी है, हमें जो पैटर्न है उसका पता चल गया है, जो इस साल भी सेम ही पैटर्न आएगा, ठीक। तो अब हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन पेपर मैंने टेक्स्ट बुक से डाउनलोड किया है। हमारी 24 मार्च की ये फर्स्ट शिफ्ट का असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का एग्ज़ाम है, ये डीएसएस, ओके। मेंटल एबिलिटी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। यदि अच्छा देखो, ये हिंदी में है, तो आप लोगों को लग रहा होगा यार हिंदी में मुझे समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, ऐसी हिंदी नहीं है जो आपको समझना है। आपको बिल्कुल सब समझ में आएगा, नहीं भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या मतलब है। तो इसलिए हिंदी में क्वेश्चन देख के ये नहीं सोचना कि ये मेरे हिसाब का क्वेश्चन नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, ये मैं वीडियो नहीं देखूंगी। अरे बिल्कुल समझाऊंगा आपको, उसी तरीके से बताऊंगा, इंग्लिश में सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है। अब देखो ये मतलब दिए हुए हैं, अब मतलब हमें बार बार पढ़ने से कोई मतलब है नहीं कि भाई हमें याद तो रहेगा नहीं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम ये देखेंगे कि जेड हैश पी, ए हैश बी का क्या मतलब है। जो ए है वो बी के मतलब जो बाद में लिखा है उसके 20 मीटर उत्तर में है। जो बाद में लिखा है पी लिखा है तो 20 मीटर उत्तर में है क्या, जेड, ठीक है। पी एट द रेट क्यू, ए एट द रेट बी, इसमें ए बी के 10 मीटर पश्चिम में है, मतलब बी बाद वाले के 10 मीटर वेस्ट में है। बाद वाला क्या है, क्यू। पी वेस्ट में है, वेस्ट होती है ये वाली डायरेक्शन, तो क्यू के 10 मीटर वेस्ट में, ओके। क्यू ये कॉपीराइट साइन है, क्यू कॉपीराइट आर, इसका मतलब है ये ए कॉपीराइट बी लिखा है, बी के 30 मीटर दक्षिण में है ए, मतलब आर के दक्षिण में है क्यू, कितना मीटर, ए आर यहाँ लिख देता हूँ 30 मीटर। अच्छा, और फिर नेक्स्ट है आर हैश एस, आर हैश एस वही है, एस मतलब आर एस के 20 मीटर उत्तर में है। आर एस के 20 मीटर, तो मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको इजी रहे, 20 मीटर उत्तर में है, ठीक, यस। अब लास्ट बच गया एस डॉलर टी, एस डॉलर टी, डॉलर का है साइन कहाँ है, ढूंढो, ये रहा, ए डॉलर बी, ए बी के 10 मीटर पूर्व में है, मतलब एस टी के 10 मीटर पूर्व में है। एस है 10 मीटर पूर्व में, ये 10 मीटर है, ये पूर्व की मतलब ईस्ट की डायरेक्शन होगी, आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ये 10 मीटर ये है, 10 मीटर ये है, ठीक। अब ये भी 10 मीटर बच गया क्योंकि ऊपर 20 मीटर है, ये टोटल 20 मीटर है, ये 10 मीटर बच गया, 10 मीटर बच गया, सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब हम आते हैं स्टेटमेंट पे। टी जेड के 10 मीटर दक्षिण में है, टी, अच्छा लास्ट वाला टी था, ठीक है। टी जेड के 10 मीटर दक्षिण में है, जी बिल्कुल ठीक है, टी जेड के 10 मीटर साउथ में है, ओके। क्यू टी के
दक्षिण पूर्व में है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए क्या है, क्यू टी की कंपैरिजन में साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस ठीक होंगे। अब आप सोचोगे कितना टाइम लग गया, देखो है वैसे टाइम कंज्यूमिंग, डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। लेकिन अगर आप अपने बिल्कुल फ्लो में करोगे तो इसमें बहुत ही कम टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि विद इन ए 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को कर लो। ठीक, मैं बस ये अप्रोच बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हमें प्रोसीड करना है। कई है पहले इसको पढ़ेंगे, क्या आपने पहली स्टेटमेंट पढ़ ली तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि रिलेशन दे रखा है इनके बारे में, डायरेक्ट इस पे आओ, क्योंकि ये आपको याद नहीं रहने हैं। तो इसमें पढ़ पढ़ के बार बार देख के आपको पता चलेगा कि क्या करना है। नहीं, मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप टाइम बचा सकते हो। चलिए, इसमें हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि भी जो ओड पेयर है वो बताना है। अब हम एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं इन सबको देख के कि हर एक जो वैल्यू दी है, हर एक जो नंबर दिया है वो किसी न किसी का स्क्वायर है। कैसे हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, शुरू वाले को लिख देंगे ये 7 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर। सेकेंड वाले में 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। थर्ड वाले में 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 21 किसका स्क्वायर है, नहीं। और फोर्थ में 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। 7 11 13, 11 13 15, 13 15 17 है, 7 11 13, ये मेरे ख्याल से 121 होगा, तो ही हो सकता है ये 11 का स्क्वायर। अब इसमें हमें देखो डेफिनेटली 121 ही मिलेगा क्योंकि सारे स्क्वायर में हैं, तो एक अलग नहीं हो सकता। अब देखो 2 का डिफरेंस है, 11 2 13 2 15, 7 2 9 और 2 11, 13 2 15 और 2 17, 7 4 11 और 2 13। देखो ओड पेयर है कि नहीं। ठीक, देखो वैसे अगर ओरिजिनली ऐसे क्वेश्चन आया होगा तो इस क्वेश्चन के सभी को मार्क्स मिले होंगे, ठीक है, अदरवाइज ये ऐसे करना था। अच्छा, अब बताना है कि भाई इन जैसे सबका रिलेशन है, 3 का एक रिलेशन है और चौथे का जो भी है वो आंसर है, उसमें हमें विषम बताना है, ओड बताना है, उसका डिफरेंट रिलेशन सभी से। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे ये पहले वाली ऑप्शन में W और Y का रिलेशन देखेंगे, तो WXY, ठीक भाई ऐसे बन रहा। फिर देखेंगे हम P और Q, मतलब डायरेक्ट है इसमें। फिर लास्ट वाले में देखें GHFGRS, मतलब लास्ट वाले से तो हमें आंसर का नहीं पता चलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को सबको देखेंगे। अच्छा, N और P का क्या है, MNOP, बिल्कुल एक ही डिजिट, मतलब एक ही अल्फ़ाबेट आ रहा है बीच में। C का देखेंगे CD, बिल्कुल नहीं, इसके बीच में एक भी अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा, इट मीन्स दिस शुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपना ये है 5 पुरुष। देखो वैसे तो देखने पे पता चल रहा है इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट गो में हम ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास बाद में टाइम बचता है तो कर लेना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप पढ़ोगे समझोगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और आप दूसरे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसीलिए देखो हमें करना तो है ही, हम कैसे करेंगे एक बार अप्रोच देख लेते हैं। 5 पुरुष दिए हैं, 5 कंपनियां दिए हैं, अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं और उनके पास अलग अलग कार भी है। अब हमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, चलो देखो आदमी तो फिक्स है, ABCDE, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कार, यहाँ पे लिखते हैं कंपनी, ठीक। EC2 में काम करता है, देखो एक इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट है, पूरी है, श्योर है, तो हमने लिख लिया, परंतु उसके पास B2 नहीं है, B2 नहीं है। ए के पास B1, B4, B5 नहीं है, डी के पास B4 नहीं है, ये नहीं है नहीं है बताने लग रहे हैं बस, और है वो नहीं बता रहे, बस एक ही चीज़ बताइए। वह जो C5 में काम करता है उसके पास B5 है। अच्छा चलो दो हम अलग से लिख लेता हूँ, उसके पास B5 कार है, ठीक। वह जो C1 में काम करता है उसके पास B4 है, ओके। और वह जो C4 में काम करता है उसके पास B1 है, ओके ठीक है। ये 3
बता रखी है, लेकिन किस में काम करता है ये नहीं बताया हुआ। B C1 और C4 में काम नहीं करता, C1 और C4 में काम नहीं करता। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, उसके बाद हमसे पूछ रखे हैं स्टेटमेंट्स। पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे इसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। अब देखते हैं कैसे हो पाएगा। चलो, अब हम एक चीज़ ध्यान दें, C2 की तो प्लेस वो कंफर्म हो गया। अब 4 बचे हैं। यहाँ पे कौन कौन सी कार पॉसिबल है? B1 B4 B5। अगर हम थोड़ा सा ध्यान करें, को रिलेट करें, मेरे पास टाइम जगह नहीं थी, नहीं तो मैं इसका आसपास ही लिखता। देखो B1 B4 और B5, इसका मतलब कौन सी कंपनी यहाँ पॉसिबल नहीं है? ए में C4 C1 C5। कौन सी पॉसिबल है? C2 ऑलरेडी आ गई है तो C3। अगर C3 यहाँ है, अच्छा यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? C1 C4 और C5, लेकिन C1 C4 आ ही नहीं सकती, तो यहाँ क्या आएगी? C5। ओके, यहाँ B4 नहीं पॉसिबल, मतलब C1 पॉसिबल नहीं है, तो C1 के लिए जगह बच गई ये, और C4 आएगी यहाँ। आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये देखो तीनों कार यहाँ मेंशन है, उनके साथ ये कंपनियाँ जुड़ी हुई हैं। अब ये तीनों कार यहाँ पॉसिबल नहीं, तो ये तीनों कंपनियाँ यहाँ पॉसिबल नहीं हैं। ठीक, तो इसीलिए जो बच गई C2 के अलावा वो C3 ही बचती थी, मैंने C3 यहाँ रख दिया। उसके बाद ये 3 प्लेस बच गए, जिसमें से 2 कंपनियां यहाँ पॉसिबल नहीं है, C1 और C4, इसलिए मैंने C5 को यहाँ रख लिया। फिर 2 प्लेस बच गए, जिसमें से B4 यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो B4 के साथ तो C1 आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ B4 पॉसिबल नहीं है, तो ये C4 आएगा यहाँ, C1 यहाँ आएगा, C1 यहाँ आएगा, तो इसका मतलब उसके साथ B4 है, C4 के साथ B1 है, और C5 के साथ B5 है। ठीक, अब इतना बन गया, तो बाकी का तो हम कर ही लेंगे। यहाँ B2 पॉसिबल नहीं है, तो क्या है? फिर आएगा B3 और यहाँ आएगा B2। हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं A के पास B2 है, A के पास B2 है। जी बिल्कुल ठीक बोला, A के पास B2 है। ओके, C4 में काम करता है, C4 में काम करता है कंपनी में। जी बिल्कुल गलत, C1 में काम करता है, ना कि C4 में, इसलिए सेकंड गलत है, पहला ठीक है। आप आंसर देख सकते हो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, और कैसे इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना वो भी पता चल गया होगा। अच्छा, कथन दे रखा है भाई, कुछ NX हैं, सम NRX, ओके, सभी XT हैं, ऑल XRT। ओके, कुछ NT हैं, कुछ NT हैं, बिल्कुल भाई, कुछ NT हैं, सही है। कुछ XN हैं, कुछ XN हैं, जी ये भी ठीक है। ये मैं अगर ये दिखा दूं, ये है, तो दोनों सही हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, LW और JU आपस में किसी रिलेशन से कनेक्टेड हैं। अब VZ में बताना। अच्छा, L और J में देखो क्या रिलेशन है। अच्छा बीच में K आएगा, ठीक, JKL। ऐसे ही हमारे आंसर वाले में क्या है? VZ लिखा है, तो यहाँ पे V से पहले क्या आ सकता है? TUV, ठीक, ओके। अच्छा, अब सेकंड वाले का देखते हैं। अब देख लेते हैं W और U में, UVW, इसमें भी सेम वही रिलेशन फॉलो हो रहा है। तो यहाँ Z है, तो Z का क्या आना चाहिए? यहाँ बीच में क्या आ सकता है? ये आ सकता है Y, तो X आएगा, TX इज द आंसर। अच्छा देखो, ये इंग्लिश में आ गया। ये कैसे इंग्लिश में आ गया? हिंदी से भी एकदम से इंग्लिश में चेंज हो गया। अच्छा, बेस्ड ऑन ए गिवन वेन डायग्राम, अब बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 45। देखो ये कितना कंफ्यूजिंग बना रखा है, वैसे है नहीं ज़्यादा, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें स्क्वायर में पूछा है कितने हैं, 45 स्क्वायर, इसको समझ लेते हैं। नहीं, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल नहीं स्क्वायर है, और ये ट्राइंगल नहीं क्यूब है। ठीक, अब हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 45, स्क्वायर इज 45, जोड़ लो भाई, 15 और 7 22, और 23, 22 और 23 45, 45 ठीक है बिल्कुल। और द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट क्यूब इज 103। रेक्टेंगल ये वाला है जो क्यूब नहीं है,
क्यूब नहीं है तो आप देखोगे 95 और 8, आपके देखे भाई 103 है भाई, बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप एक चीज भूल रहे हो, इसमें स्क्वायर की कोई बात नहीं हुई, इसीलिए जो स्क्वायर में है वो भी देखो 15 और बच गया। ठीक, 118 बनते हैं टोटल, अगर देखेंगे 118 बनते हैं, लेकिन हमें बोला गया 103, सो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना, ये भी तो रेक्टेंगल मतलब हर रेक्टेंगल में है 15, स्क्वायर की बात ही नहीं, स्क्वायर को भूल जाओ। 95, 15 और 8 उनको जोड़ोगे 118 बनेगा, इसलिए ओनली वन इज द आंसर। हाउ मेनी क्लोथ्स आर ब्लैक एंड वाइट? क्लोथ्स आर ब्लैक एंड वाइट मतलब तीनों का कॉमन है जी ये 21 आंसर। 5 बक्से ABCD ई एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। अच्छा बी तथा ई के बीच में एक बक्सा रखा जाता है। देखो दो कंडीशन बनेगी यहीं पे ही, बी और ई में एक बक्सा रखा जाता है, ई ऊपर भी हो सकता है। ठीक, अब बी तथा डी के बीच में दो बक्से रखे जाते हैं, तो डी यहाँ हो गया इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग डी हो गया यहाँ। ओके, ए डी के ठीक ऊपर रखा जाता है, यहाँ पे तो ई बैठा है, इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबिलिटी है ए डी के ऊपर रखा जाता है। ए तथा सी के बीच में कितने बक्से रखे हैं? अब बच गया कौन? सी बच गया, उसके बीच में कितने बक्से रखे हैं जी? 2। दी गई उत्तराकृतियां में से उत्तराकृति दे ही नहीं रखी भाई, अब ये क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे हम। हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? फिगर ये नहीं है, ये क्या यार, चलिए जो है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, वो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर लोगे। ठीक है, फिर हिंदी में आगे। राकेश दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। ठीक है, वह बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, अंततः वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर 30 मीटर चलता है। आप बताओ किस दिशा में चल रहा है? ऑब्वियसली साउथ में ही चल रहा है, दक्षिण। कौन सी आकृति है? क्या रहे फिर से यार, एक विशिष्ट कोड भाषा में प्रिंस को क्या लिखा है? देखो PRINCE, प्रिंस को लिखा गया है NOEIWX। अब मैं बात करूं तो MNOP मतलब NOPQREFGHIIJKLMWXYZAB और XYZABCD। ठीक, ई आ गया, तो मतलब हर एक में एक एक बढ़ता जा रहा है। हमें फिर बताना है एक्शन, ACTION, मतलब बीच में एक गैप होना चाहिए। ठीक है, एक्शन किस कोड में? अब हम एक चीज देखेंगे, YZP तीनों में कॉमन है, चारों में कॉमन है, तो हम पहले 3 तो चेक करेंगे ही नहीं, हमारा फिक्स है YZP तो आएगा ही आएगा। ओके, फोर्थ वन इज डिफरेंट, EDDE, डी और ई में से आएगा, आप देखेंगे। अब यहाँ पे कितने, यहाँ एक आएगा बीच में, 2 3 और 4, फोर्थ वाले में 4 बीच में आएंगे, तो आई के 1 2 3 4 को छोड़ के डी बचता है, डी आना चाहिए। इट मीन्स बीच वाले 2 में से आंसर है। ठीक, अब हमें पता चला उससे आगे वाला, उससे आंसर डिसाइड हो जाएगा कौन सा आएगा, मतलब 5 होने चाहिए, तो ओ से पीछे 5 देखो, 1 2 3 4 5, मतलब आई आना चाहिए, वो आपका आंसर होगा, तो डेफिनेटली सी विल बी योर आंसर। देखो ये मैंने हेल्प के लिए रखा है आपकी, आपको मैं फर्स्ट क्लास से बताता रहा हूँ कि जैसे ही एग्ज़ाम शुरू हो उससे पहले सारी सीधी गिनती अल्फ़ाबेट्स की और उल्टी गिनती लिख के रखनी है। आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखो आपने बहुत इजीली कर लिया, ये आप 30 सेकंड्स में कर लोगे, अगर आपने नहीं लिखा तो आप इसको छोड़ ही दोगे। ठीक है, कितना हेल्प मिल गया आपके, है ना? प्रश्न चिन्ह, यार क्या है ये क्वेश्चंस। ए सी का भाई है, ए सी का भाई है, ठीक है, सी का नहीं पता हमें कौन सा जेंडर है, ये मेल है। डी सी का पिता है, डी पिता है किसका? सी का। बी सी की बहन है, ओके।
देखो मैं सेम जनरेशन इसी लाइन में लिख रहा हूँ। ये जैसे भाई है, ये बहन है सी की, ये पिता है, ये ऊपर वाली जनरेशन है, और जिनका कोई बच्चा होगा वो नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगा। ठीक है। ई बी की माता है, ई बी की माता है, मैंने गोला मारा है, इसका मतलब फीमेल है। अब ये पिता है और ये माता है, ये पता नहीं इसका क्या जेंडर है, लेकिन ये भाई बहन भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया ना, ये पति पत्नी है। ठीक। अब एफ ई का पिता है, एफ ई का पिता है भाई। ठीक। जी एफ का पुत्र है, जी एफ का पुत्र है, मतलब जी एफ का पुत्र है, इसका मतलब ई और जी भाई बहन है। डी जी से किस प्रकार संबंधित है, डी जी से, अब ऑब्वियस सी बात है, ये पति पत्नी है और ये पत्नी का जी भाई है, ये इसका साला नहीं हुआ, और डी जी का जीजा हुआ। ठीक। तो ये ऐसे आंसर फाइंड आउट, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलो, बिल्कुल भी कहीं मिस्टेक नहीं होगी। एकदम से सोचोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, कुछ एन सी हैं, कुछ एन सी हैं, ठीक है, सभी सी डी हैं, ओके डी हैं, कोई भी डी पी नहीं है, कोई भी डी। एक तो देखो अब ऐसे अलग अलग केस बनते हैं, मैं इसी में भी बता देता हूँ आपको। अब तो आप इतने प्रो हो चुके हो तो कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं। एक तो कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन मैं दूसरे पेन से बता देता हूँ। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि डी का पी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एन का तो हो सकता है, एन का तो हो सकता है भाई, ए एन, ये पी है, ये इसके टच कर गया, सॉरी मैं इसको अलग कर देता हूँ, ए ये टच नहीं करना चाहिए, पी, पी का डी से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, एन के साथ तो रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन मैंने इसी में बता दिया अलग अलग पेन से। कुछ एन पी नहीं है, कुछ एन पी नहीं है। आप बोलोगे कि कौन से ऐसे एन हो सकते हैं जो पी नहीं है, ये वाले जो एन हैं वो पी नहीं है डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ये डी के अंदर आ गए और डी का और पी का रिलेशन इन्होंने दिया हुआ कि कोई इनका आपस में को रिलेशन नहीं है, कोई भी डी पी नहीं है, इट मीन्स कोई कुछ एन पी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ डी एन है, कुछ डी एन है जी, यही यही वाला पोर्शन है, वही है, कुछ डी एन है, इसी वजह से तो कुछ पी कुछ एन पी नहीं है, कोई भी पी सी नहीं है, कोई भी पी सी नहीं है, डेफिनेटली सी डी के अंदर है, तो फिर तो होना ही नहीं है, क्योंकि डी का और पी का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी ठीक है। तो सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बी जी जी एम एल एस, तो हम पहला अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बी जी और एल। अब हम इसमें देखते हैं बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। देखो ऐसे लिखते रहोगे ना, अब मनी मन सोचोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लिख लोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी, आपको पता चलेगा भाई चार चार अल्फ़ाबेट इनके बीच में। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं वो लिख लेता हूँ, जी एम और एस, इनके बीच में क्या क्या है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, मतलब पहले वाले में चार चार का गैप है और चार मतलब बीच में आ रहे हैं, और बाद वाले में पाँच पाँच का है। अब देख लो टी अगर मैं लिखूं अलग से, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ठीक है, फॉलो हो रहा है बिल्कुल। दूसरा देख लेते हैं, अब यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, लेकिन यहाँ आ रहा है बी, इट मीन्स भाई पहला पॉसिबल नहीं है। अब दूसरे में ट्राई मारेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चंस में या तो हम पहले ऑप्शन से चल आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले से। अब वो किस्मत है, बाई चांस पहले वाले से शुरू किया और लास्ट वाला निकला तो आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, और बाई चांस पहला ही निकला है तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, इट डिपेंड्स। अब देखो सेकंड ऑप्शन है, मान लो मैं सेकंड ऑप्शन पे चला, तो मैंने क्या किया, वी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, वी ए एफ बिल्कुल ठीक है। फिर मैं क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, क्यू डब्ल्यू सी आना चाहिए, क्यू डब्ल्यू सी, इट मीन्स दिस इज द आंसर। देखो पहले वाले में चार का गैप है, मैंने देखो बताया, बाद वाले में पाँच का गैप है, पाँच का है, ठीक, तो यही आंसर है।
ये क्वेश्चन देखो मैं काफ़ी बार आया, ये बताया है कि ऑपरेशन लगाना जो नंबर्स हैं उन पे आसान है, अल्फ़ाबेट्स पे थोड़ा मुश्किल है, इसलिए पहले हम नंबर्स पे चलेंगे। 41, 80, 119, 158, 197। आप देखते हैं इसमें कितना गैप है, 39, इसमें नो 39, 39, 39। इट मीन्स नेक्स्ट वाला भी 39 इसमें मैं जोड़ दूँ, 9 7 16, 1 19 3 22 और 1 23, 236 आना चाहिए। 226 नहीं पॉसिबल, तो 236 के लिए अब दो ऑप्शन बच गए। अब हमें पता चला, अब आपने ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखा कि W तो दोनों में सेम है, जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा सेकंड वाले टर्म से, तो हम M वाला टर्म छोड़ के D वाला उठाते हैं। D वाला उठाएंगे तो D INSX। अब नेक्स्ट बताना है। अब देख लेते हैं इनके बीच में क्या है, DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC, सी आना चाहिए, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई, शब्दकोश के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार लगाना है। अगर आप ऑप्शंस पे नज़र डालेंगे तो पता चलेगा टैब तक बिल्कुल सब सेम है, उसके बाद जो चेंज है वो क्या है, पहले वाले में बी आया है चौथा लेटर, फिर यू आया है, फिर ओ थर्ड वाले में, और फोर्थ वाले में एल, और फिफ्थ वाले में ई। अब पता है सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा, मतलब ये फर्स्ट वाला सबसे पहले, फिर सेकंड आएगा आपका ई आएगा ना, ये सेकंड आएगा, फिर आपका एल आएगा थर्ड, ओ आएगा फोर्थ, ये आएगा फिफ्थ। अब पता चल गया कि क्या उसका वो बन रहा है। अब देखो 15432 ये बनेगा, यही तो है आपका आंसर, है ना, 15432 ये आपका आंसर है। तो देखो आज रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस मिसिंग थे, उसके लिए देखो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हुआ उसमें जो जो अवेलेबल थे मैंने जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करी। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग दीज कंटेंट्स सो दैट मैं मोटिवेट हो सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊं। और जो भी आपके साथी टीजीटी और पीजीटी के लिए भी अगर ऐसा कॉमन पेपर का कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, हम मैथ्स का पोर्शन करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।